हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं जेन एयर बाय शार्लेट ब्रोंटे और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो ये उस दिन की रात है जब जेन एयर को रेड रूम में लॉक किया गया था, where she fainted, she became unconscious and finally Jane Eyre regains consciousness। जेन एयर को आवाजें सुनाई दे रही हैं लोगों के बात करने की। She sees something before her, a terrible red glare। तो ये terrible red glare नर्सरी फायर है, यानी जेन एयर रेड रूम में बेहोश हो गई थी। वहां से जब जेन एयर को बाहर लाया गया तो शी वॉज अनकॉन्शियस और अब ये अपने नर्सरी में है। And Jane says, I became aware that someone was handling me, lifting me up and supporting me in a sitting posture। तो कौन आया है इस घर में? It is Mr. Lloyd, the apothecary। An apothecary is someone who prepares and sells medicines। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्वालिफाइड फिजिशियन को या डॉक्टर को नहीं बुलाया गया है, बल्कि एक अपोथेकेरी को बुलाया गया है। आजकल की भाषा में हम इन्हें केमिस्ट बोल सकते हैं। एंड जेन कैन फील दैट शी इज बीइंग लिफ्टेड एंड सपोर्टेड मोर टेंडरली देन शी हैड एवर बीन। यानी जब जिस पर्सन को हमेशा ताने सुनने की आदत हो जाती है, कोई उसे धक्का मार रहा है, people are thrashing her, but now she realizes there is somebody who is lifting her, supporting her, handling her gently। और धीरे धीरे जब जेन को प्रॉपरली होश आ जाता है, she realizes कि मैं अपने बेड में हूँ और जेन को rather अच्छा लगता है that there is a stranger in the room, an individual not belonging to Gateshead and not related to Mrs. Reed। यानी कि जेन एयर की आंट मिसेस रीड इतनी ड्रेडफुल हैं कि उनकी प्रेजेंस या उनके किसी रिलेटिव की प्रेजेंस इज नॉट प्लेजेंट टू जेन। रादर अगर कोई अजनबी घर पे आता है, अ स्ट्रेंजर, जेन फील्स हैप्पी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस घर का माहौल का क्या इफेक्ट है साइकोलॉजिकली एंड मेंटली ऑन जेन एयर। Since यहाँ पे Mr. Lloyd हैं, the apothecary, and Bessie is also there, the nursemaid, Jane says that Bessie's presence was far less obnoxious than that of Abbott। This implies कि Reed household में literally हर कोई Jane को ऐसे treat करता है that she does not like their presence। पर अगर Jane comparison करे Miss Abbott का और Bessie का, so Bessie is a bit more pleasant than Miss Abbott। Miss Abbott is a lady's maid and Bessie is a nursemaid। तो अब जेन का ध्यान जाता है मिस्टर लॉयड पर, द अपोथेकेरी। जेन कैसे जानती है इनको? क्योंकि जब भी इस घर में सर्वेंट्स बीमार पड़ जाते हैं, मिसेस रीड इन्हें बुलाया करती हैं। अगर मिसेस रीड खुद बीमार पड़ती हैं या उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो एक क्वालिफाइड फिजिशियन को ही बुलाया जाता है। तो सिंस जेन हैड बिकम अनकॉन्शियस, मिस्टर लॉयड इज ट्राइंग टू आस्क जेन, डू यू नो हु एम आई? यानी वो जानना चाह रहे हैं कि जेन की इस समय क्या हालत है, whether she is able to recognize people around her। और बेसी को बोलते हैं कि भाई आज रात को जेन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बेसी को फर्दर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट डे उन्हें फिर बुलाया जाना चाहिए। एंड सी, when Mr. Lloyd departs, he departed to my grief। यानी इस समय जेन की जो हालत है, physically she may be weak, but more than that it is the wretchedness of her mind। कि अभी अभी ये स्ट्रेंजर आए थे मिस्टर लॉयड जो इस घर का पार्ट नहीं है। She was feeling happy। The moment he left, the moment he departed, she is feeling sad again। तो यहाँ से कौन सी थीम हाईलाइट होती है? क्या हम इसे डिस्कस कर चुके हैं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। I mean, the atmosphere in this Reed household is so toxic। दोबारा जेन यहाँ पे लिखती हैं that I felt so sheltered and befriended while he sat in the chair near my pillow, and as he closed the door after him, all the room darkened and my heart sank again। और मिस्टर लॉयड के जाने के बाद अब बेसी जेन से पूछती हैं कि मिस, वुड यू लाइक टू स्लीप? क्या तुम्हें नींद आई है? लेकिन जेन अभी भी इतनी घबराई हुई है that she cannot dare to answer। She merely says, I will try। तो बेसी जेन को कुछ ऑफर करती हैं कि तुम कुछ खाओगी, कुछ पियोगी।
और सिंस अब रात के 12 बज चुके हैं तो बेसी नाउ सेज आई थिंक आई शैल गो टू बेड, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। सो दिस सडन चेंज इन हर बिहेवियर, व्हाई दिस चेंज, इस पर रिफ्लेक्ट करना बनता है। कुछ बात हमने पिछली वीडियो में करी थी कि बेसी इज द ओनली वन probably in the entire household who is so concerned about Jane, if not in general, if not all the time, but at least for the moment when Jane had fainted and is now ill. तो Jane बेसी से पूछती है कि भाई मुझे हुआ क्या है। बेसी बताती हैं कि I think you fell sick in the bedroom with crying, but you'll be better soon. उसके बाद बेसी goes to the housemaid's apartment. हाउसमेड का नाम है सैरा। अब देखें बेसी इतनी कंसर्न्ड है जेन के लिए। शी टेल्स सैरा, come and sleep with me in the nursery. I dare not for my life be alone with that poor child tonight. यानी नर्सरी में जहां पर जेन एयर इज लाइंग, बेसी सैरा को भी वहां बुला लेती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू बेसी it was such a strange thing that Jane should have fainted. And this is where we get to know that Bessie is the only one who expresses disapproval of Mrs. Reed's treatment of Jane. वो खुद बोलती हैं कि Mrs. was rather too hard. यानी हाउसमेट्स को पता है इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। And this time the way Jane Eyre was locked in the red room without a candle, and she was not let out of the room even when she was crying. And in fact Mrs. Reed बोलती हैं कि ये ड्रामे कर रही है और 1 घंटा और जेन को वहां बिताना पड़ता है, and eventually she faints. So according to Bessie, the nursemaid, Mrs. Reed was rather too hard. तो बेसी और सैरा बातें करते करते सो जाती हैं कि क्या हुआ था जेन के साथ, उसे क्या नजर आया था। But Jane is still shocked. She says, for me, the watches of that long night pass in ghastly wakefulness, strained by dread, such dread as children only can feel. इस बारे में थोड़ा सा जिक्र हमने पिछली वीडियोस में किया था कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो अभी जेन इज अ चाइल्ड, शी इज 10 years old, तो जेन की माइंड में जो चल रहा है शी इज एक्सप्रेसिंग। लेकिन आप ये भी समझें कि कहीं कहीं पर जो मेच्योर या ग्रोन अप जेन है उसके अभी के प्रेजेंट के रिफ्लेक्शंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है कि सच ड्रेड एज चिल्ड्रन only can feel. So this is very obvious. A mature and grown-up Jane is recalling the incidents of her childhood, and while she's describing all those incidents, she's also reflecting on them. आप ये समझें कि जेन एयर जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल की, जो नरेटर भी हैं, जो अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स अभी रिकॉल कर रही हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एज जेन ग्रोज अप अपने बारे में बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जेन इज अ कैरेक्टर बिल्ट बाय शार्लेट ब्रोंटे। आपको हमेशा ऑथर और नरेटर में डिफरेंस पता लगाना आना चाहिए। ये बात सही है कि इस ऑटोबायोग्राफिकल स्ट्रक्चर में शार्लेट ब्रोंटे जो इस नॉवल की ऑथर हैं उनकी लाइफ से भी कुछ इंसिडेंट्स और कुछ लोग जो उनकी लाइफ में थे वो इसमें इंक्लूड उन्होंने किए हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। इसीलिए जेन जो फिक्शनल कैरेक्टर है, जो नरेटर है, आपको काफी एस्पेक्ट्स में सिमिलर दिखेगी विद चार्लेट ब्रोंटे's लाइफ। लेकिन इसेंशियली सिंस दिस नॉवल इज अ बिल्डंग्स रोमन, एज इन जो कैरेक्टर है उसका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हो रही है, तो इट इज द मैच्योर एंड ग्रोन अप जेन एयर who is recalling whatever happens with her in her life. तो रिफ्लेक्शन जो आपको मिलेंगे वो दोनों मिलेंगे। अभी जेन 10 साल की है तो whatever she is experiencing वो खुद बता रही हैं, और अब उनका क्या ओपिनियन है, रिफ्लेक्शन है उन इंसिडेंट्स के बारे में, वो भी इसमें कहीं कहीं पर मेंशन है। यही चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यू कैन ऑब्जर्व। जेन कहती है, नो सिवियर और प्रोलॉन्ग्ड बॉडीली इलनेस फॉलोड दिस इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फिजिकली इल हो गई। मोर देन फिजिकल वीकनेस, physical ailment, it had to do with mental shock.
ये जो रेड रूम का इंसिडेंट है, it only gave my nerves a shock of which I feel the reverberation to this day. यानी आज भी जो mature grown up Jane है, when she recalls this red room incident, she realizes that she still feels this shocking and frightening red room incident she was subjected to, and this has left a deep mental scar on her, and that is why she will probably never ever forget this red room incident. तभी कहती हैं, yes, Mrs. Reed, to you I owe some fearful pangs of mental suffering. ये grown up Jane का reflection लगता है. Pangs means sudden sharp feelings of pain or painful emotion. तो कहती हैं कि जैसे मिसेस रीड आपने मुझे टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, मेरा भी ऐसा करना बनता है आपको. लेकिन साथ में कहती हैं, बट आई ought to forgive you, क्योंकि आपको पता नहीं था आप मेरे साथ क्या कर रहे थे. While rending my heartstrings, you thought you were only uprooting my bad propensities. So, अब next day की बात होती है. Jane is up and dressed and she's sitting wrapped in a shawl. She feels physically weak, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम है, that is the wretchedness of her mind, जिसकी वजह से she kept drawing silent tears. चुपचाप जेन एयर की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं. एक आंसू निकलता है, उसे पहुंचती हैं, एक और आंसू निकल जाता है. हालांकि कहती हैं कि आज तो मुझे खुश होना चाहिए था, क्योंकि रीड्स में से कोई भी आज यहाँ पे घर पे नहीं था. They had all gone in the carriage with their mother. So since आज घर पे कोई नहीं है, the maids are also busy doing their work. This should look like a paradise of peace. क्योंकि I was always accustomed to a life of ceaseless reprimands and thankless fagging. कि इस घर में इन लोगों ने मेरा नाक में दम कर रखा था, और सिंस आज घर खाली है तो मुझे तो बहुत अच्छा फील करना चाहिए था. लेकिन मेरी नर्व्स की जो हालत थी इस रेड रूम इंसिडेंट की वजह से, she is still not feeling happy. Rather, she says, no calm could soothe and no pleasure excite my nerves agreeably. इसके बाद बेसी जेन के पास आती हैं and she is brought with her a tart. So a tart is an open pie filled with sweet food such as fruit or jam. और जिस प्लेट पर ये पाई लेके आती हैं, it is a brightly painted china plate whose bird of paradise. अब देखें, बच्चों को जनरली कुछ खास चीजें अच्छी लगती हैं. जैसे आपने घर पे नोटिस किया होगा, जो प्लास्टिक या बोन चाइना के जो प्लेट्स हैं, उनमें अगर फ्लावर्स हो, बर्ड्स बनी हो, ब्रांचेस हो, तो ऐसी चीजें बच्चों को अट्रैक्टिव लगती हैं. तो इस ब्राइटली पेंटेड चाइना प्लेट के बारे में बात हो रही है. इस पे एक बर्ड है, देयर आर रोज बर्ड्स एज वेल. तो इस प्लेट को जेन एयर हमेशा एडमायर करा करती थी. एंड दिस इज अ प्लेट शी हैड ऑफ्टन पेटिशन्ड टू बी अलाउड टू टेक इन हर हैंड. लेकिन अभी तक जेन के हाथ में ये प्लेट आई नहीं थी. बोला गया था कि यू आर अनवर्दी ऑफ सच अ प्रिविलेज. आप जानते हैं क्यों? लेकिन अब इसी प्लेट पर जो जेन अक्सर बोला करती थी कि मैं हाथ में लेके देखना चाहती हूँ, ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, अब इसी चाइना प्लेट पर एक डिश, एक पाई बेसी जेन के लिए लेके आई हैं. लेकिन सिंस जेन की मेंटल हालत ऐसी है, तो ना तो ये पाई या पेस्ट्री जेन को लुभावनी लग सकती है, और ना ही ये जो चाइना प्लेट है जिस पर ये ब्यूटीफुल ड्राइंग है एक बर्ड की. दैट इज व्हाई जेन सेज, आई कुड नॉट ईट द टार्ट. ना तो मैं उस पाई को खा सकी, और ये जो बर्ड है इस चाइना प्लेट पर जो फ्लावर्स पेंटेड हैं, they seemed strangely faded. Now let's go back to chapter 1, जहां पर जेन हमें बताती हैं that when she's reading History of British Birds by Bewick, तो कैसे उन पिक्चर्स को जेन परसीव करती हैं, वहां से भी हमको जेन की मेंटल कंडीशन के बारे में पता लगता है कि साइकोलॉजिकली जेन चीजों को कैसे परसीव कर रही हैं, और यही चीज यहाँ से भी हाईलाइट होती है. अब जेन एक बुक पढ़ना चाहती हैं, और ये बुक और कोई नहीं, वही बुक है जिसे जेन बहुत डिलाइट से पढ़ा करती थी, गलिवर्स ट्रेवल्स. इनफैक्ट ये आप लोग भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. तो इस बुक के बारे में जेन का ओपिनियन है दैट शी ऑलवेज कंसिडर्ड इट एज अ नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स.
यानी फेरी टेल से ज्यादा गलिवर्स ट्रेवल्स जैसी बुक पढ़ने का शौक जेन एयर को था। थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करती हैं जेन कि फेरी टेल्स में क्या बताया जाता है और गलिवर्स ट्रेवल्स में जो चीजें बताई गई हैं, जो प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंगनैग। जेन को ऐसा लगता था दैट दीज आर सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और जेन ने सोचा था कि एक दिन मैं शायद एक लंबी जर्नी पर जाऊंगी और इन छोटे छोटे लिटिल फील्ड्स को, हाउसेस को, ट्रीज को ऑब्जर्व करूंगी। द diminutive people, the tiny cows, sheep and birds of one ream, यानी ये बात हो रही है लिलीपुट की। उसके बाद द cornfields forest high, यानी यहां से शुरू होता है ब्रॉबडिंगनैग। द mighty mastiffs, the monster cats, ये सब जो गलिवर ने ब्रॉबडिंगनैग में एक्सपीरियंस किया था। तो जेन इस बुक को बहुत इंटरेस्ट से पहले पढ़ा करती थी, लेकिन आज उनकी जो अवस्था है, जो हालत है, उसका रिजल्ट ये है कि व्हेन दिस cherished volume was now placed in her hand and she's turning over its leaves, जो marvelous pictures में charm जेन को नजर आता था, एक्सपीरियंस करती थी, now she's unable to find it. Rather, everything seems to be eerie and dreary. यानी कि strange and frightening, something that makes you feel boring, unpleasant। और जेन को अब ऐसा लगता है कि गलिवर की जो जर्नीज हैं, जो पहले शायद उसे एडवेंचरस लगती होंगी, नाउ जेन फील्स कि गलिवर इज अ मोस्ट डेसोलेट wanderer in most dread and dangerous regions। तो वो एडवेंचरस जर्नीज अब जेन को डेंजरस लगती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ शी परसीव्स थिंग्स। और अब थोड़ी देर बाद बेसी begins to sing a song. The song that Bessie is singing, ये पहले भी बेसी गाया करती थी। Bessie had a sweet voice, लेकिन आज उसी सॉन्ग में बहुत सैडनेस जेन एक्सपीरियंस कर रही हैं। And then Bessie passes into another ballad, और ये जो ballad है जो नीचे given है, it is thought that Charlotte Bronte herself wrote this ballad, and this marks the reference to the predicament of the lonely wanderer that Jane herself is। तो देखेंगे जो सॉन्ग है, My feet they are sore and my limbs they are weary, long is the way and the mountains are wild, soon will the twilight close moonless and dreary over the path of the poor orphan child। तो ये सारा refrain है, over the path of the poor orphan child, watch over the steps of a poor orphan child, comfort and hope to the poor orphan child, take to his bosom the poor orphan child। तो obviously Jane is an orphan, और आज इस मोमेंट पे, इस टाइमिंग पर ये जो गाना, जो बैलेड बेसी सिंगिंग, जेन को रोना तो आएगा। तो बेसी कहती हैं जेन को, कम मिस जेन डोंट क्राई। और देखिए जो लास्ट लाइन थी इस बैलेड की, हेवन इज अ होम एंड द रेस्ट विल नॉट फेल मी, God is a friend to the poor orphan child। These are very crucial। तो नेक्स्ट डे मिस्टर लॉयड फिर आते हैं, तब तक जेन उठ जाती हैं। अब मिस्टर लॉयड जेन से दोबारा बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ, Why are you crying? तो बेसी बीच में बोलती हैं कि ये रो इसलिए रही है क्योंकि आज ये मिसेस के साथ कैरेज में नहीं जा पाई। मिस्टर लॉयड कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बच्चा रोता है। और जेन को भी लगता है कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, तो वो खुद बताती हैं कि आई क्राई बिकॉज आई एम मिजरेबल। तो अब मिस्टर लॉयड पूछते हैं कि भाई कल क्या हुआ था, कल तुम बीमार कैसे पड़ी। अब बेसी वंस अगेन बीच में बोलती हैं कि भाई ये गिर गई थी। मिस्टर लॉयड कहते हैं, गिर गई थी? क्या ये छोटी सी बेबी है, बच्ची है कि ठीक से चल नहीं सकती है? तो अब जेन को बोलना पड़ता है कि आई वॉज नॉक डाउन, बट इवन देन I did not fall ill because I was knocked down। और अब बेसी को डिनर के लिए जाना पड़ता है। तो अब मिस्टर लॉयड और जेन अकेले में बात कर रही हैं। तो अब जेन फाइनली मिस्टर लॉयड को बता पा रही हैं कि I was shut up in a room where there is a ghost till after dark।